Hello everyone. In our last class, we were discussing questions of geometric progression. Geometric progression की जो आपकी एक्सरसाइज 6B है वो हम डिस्कस कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 12 तक वी हैव ऑलरेडी डन और क्वेश्चन नंबर 12 तक हमें मिक्स क्वेश्चन मिले हैं. एक तो nth टर्म वाला और एक सम ऑफ द टर्म्स वाला. सम ऑफ द टर्म्स के दो फॉर्मूले हैं तो यूज करते टाइम पे बहुत ध्यान रखना है कि r इज लेस देन 1 है या r इज ग्रेटर देन 1 है. अभी तक हमने थर्ड केस यूज नहीं किया है. थर्ड केस भी था. थर्ड केस क्या था? इनफाइनाइट वाला. इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला अभी तक यूज नहीं आया है. जब क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली वहीं पे यूज करेंगे. ठीक है. 12 तक के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. 13 क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन अ जीपी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27/8. 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है 27/8. द मिडल टर्म इज, तो बीच में टर्म जो होगी वो कौन सी होगी? दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड ओनली ए. इसमें आर निकालने का कोई सेंस ही नहीं है. आपका ए आते ही आंसर आ जाएगा. पहली बात तो 3 टर्म क्या मानेंगे? हाँ योगेश, 3 टर्म क्या मानेंगे इस एपी की, जीपी की, सॉरी. सागर, कौन सी 3 टर्म माननी है? सलोनी, हाँ हाँ हाँ, अब करेक्शन किया है. बाकी बच्चों को आ रहा था ए मिडल टर्म. इधर और इधर की टर्म, इधर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ए आर, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे ए अपॉन आर. ऐसा क्यों करते बेटा? सिंप्लीफाइड रखने के लिए चीजों को, क्योंकि जब उनका मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा और हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी. इसीलिए ऐसे. और जब हम एपी कर रहे थे तो यही सेम चीज क्या हो जाती है? ए प्लस डी, ए माइनस डी. तो जहां भी 3 टर्म्स बोले तो ऐसे ही लेना है. याद रखो ये चीजें. ये सिंपल सिंपल सी ट्रिक्स है. जिनको नहीं याद रखा तो क्वेश्चन में उलझे रह जाओगे. फिर उसके बाद आंसर तो भूल जाओ, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा. तो आपको सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फटाफट से करके बताओ मुझे. जिसने कर लिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो फाइंड करें. ए अपॉन आर, ए और ए आर, 3 टर्म्स लो. तीनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है? 27/8. आप दो भी कर सकते हो बेटा, इतना भी टफ नहीं है. इतना भी टफ नहीं है. करना क्या है? मेरी तरफ देखना और सुनना. हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. जिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें टर्म्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं ए आर स्क्वायर, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहता है. यहां ए क्या होता है? स्टार्टिंग टर्म. आर को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो. क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो. अब ये कॉमन रेशियो है. अब देखो एक बार रिकॉल करवा देता हूं आप लोगों के लिए. जैसे मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 4, इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है. बाकी बच्चे सॉल्व करें. 1, 2 और 4 आ गया आंसर. 1, 2 एंड 4. अब देखना यहां पे 1 को मैं क्या मान लेता हूं? ए. इसको माना है ए आर. तो इसमें आर की वैल्यू कैसे निकलती है? कैसे फाइंड करते हैं? इस टर्म को इससे डिवाइड करो तो r इज इक्वल टू 2/1. तो ये क्या आ जाएगा? 2. सेम ऐसे ही तुम इन दोनों को भी डिवाइड करके देखोगे तो 2 ही आएगा. तो जो भी दो टर्म होगी उनका रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कॉमन रेशियो. अब मुझे ऐसा कुछ दिया है क्वेश्चन में कि 3 टर्म्स है जीपी की, उसका मल्टीप्लीकेशन दे रखा है 27/8 और बोला है टर्म फाइंड करो. बेटा अगर मैं ये 3 टर्म लेता हूं तो मेरा आंसर नहीं आता. तो मैं टर्म क्या लेता हूं? मैं टर्म ले लेता हूं, बीच में ले लो ए. इधर की टर्म क्या हो गई? इधर की टर्म कर सकते हैं. ए अपॉन आर करेंगे तो भी आर से ही डिवाइड हो रहा है, इधर करेंगे तो आर से मल्टीप्लाई हो रहा है. ये 3 ले ली. एज पर क्वेश्चन जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग करो. क्वेश्चन ने कहा तीनों का प्रोडक्ट कितना है? कर दिया. आर से आर, ए का क्यूब इज इक्वल टू 27/8. अब इसको क्यूब बनाना है, इसको भी क्यूब बनाना है. 3 की पावर 3, 2 की पावर 3. तो क्या लिख दूं? 3/2 की पावर 3. 3 से 3 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 3/2.
आ गई वैल्यू। अब आगे क्यों नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में खाली मिडल टर्म पूछी थी और मैंने इसी को बेटा क्या माना है, मिडल टर्म माना है। अगर क्वेश्चन खाली मिडल टर्म ही पूछ रहा है तो मैंने इसको ही तो मिडल टर्म माना, तो मिडल टर्म मेरी क्या आ गई, 3/2। अगर आगे भी पूछा होता, पूरी सीरीज पूछता, तो हम वो भी बता सकते थे, तीनों नंबर भी ले सकते थे। इसको निकालने के लिए क्या करो, ए जो आया है उसको पहले आर फाइंड करना पड़ता, आर फाइंड करके, पर इसमें आर फाइंड करने के लिए कुछ दे ही नहीं रखा था, इसलिए हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3/2। ठीक है। अब की बार सब करेंगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी करेंगे, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसका पेपर और पेन यूज नहीं हो रहा हो। ब्रेन तो हम चला ही रहे हैं बेटा, बिना ब्रेन के तो हो ही नहीं सकता, बट यू हैव टू यूज योर पेपर एंड पेन एज वेल, बिकॉज इफ यू आर डूइंग इट इन योर माइंड ओनली, अगर सिर्फ माइंड में कर रहे हो ना, कभी ना कभी गलतियां भी होती है, और आपका जब पेन चलता है ना तो दोनों चीजें चलती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी चल रहा है, और बेटा एग्जाम में भी सॉल्व ही करना पड़ेगा। हाँ, यू कैन डू ऑन कैलकुलेटर एज वेल, अगर डायरेक्टली आप कैलकुलेटर पे कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर पे करने के बावजूद आई वुड सजेस्ट कि आपके पास एक रिकॉर्ड रहना चाहिए, आपके पास क्वेश्चंस कहीं पे रिकॉर्डेड रहने चाहिए। तो क्या होगा इन फ्यूचर, जब आप देखोगे तो समझ में आना चाहिए कि ऐसे सॉल्व किया था। कई बार चीजें माइंड से स्लिप हो जाती है, तो वो स्लिप नहीं होना है, इसलिए रिकॉर्ड मेंटेन रखो। अब देखो 14th क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन में क्या है, इफ यू सेव 1 पैसे टुडे, अगर आज 1 पैसा बचाते हो, आज 1 पैसा बचाते हो, 2 पैसे द नेक्स्ट डे, अगले दिन 2 पैसे, 4 पैसे द सक्सीडिंग डे, फिर उसके बाद 4 पैसे, एंड सो ऑन, और ऐसे ही बचाते जाते हो। मतलब जीपी चल रही है बेटा, समझ में आ गई जीपी। पहले दिन 1 रुपया बचाया, दूसरे दिन मल्टीप्लाई बाय 2, 2, फिर 4, फिर 8, आगे चलेगा। ये कह रहा है इसी तरह से बचाते जाओगे पैसे, और कितने दिन तक, 2 वीक तक। 1 वीक में कितने दिन होते हैं, 2 वीक में कितने हुए, तो इसका मतलब सम ऑफ टर्म्स कहां तक करना है, 14 तक। तो मेरे को क्या निकालना है, एस 14। अब मुझे एक चीज बताओ, टेल मी वन थिंग, इसमें आर की वैल्यू 1 से कम है या ज्यादा, ज्यादा है या कम है। अगर आप इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लोगे ना तो कम हो जाएगी, और अगर आप पैसे में आंसर निकालते हो तो ये ज्यादा है। तो आप उसी अकॉर्डिंग देखें कि आप इसको कन्वर्ट करके करते हो या पैसे में करते हो। 1 सेकेंड, आप इसको सॉल्व करो एक बार, पैसे में निकालो, आप रुपीज में कन्वर्ट ना करें, आप पैसे मान के आंसर निकालो। देखो, अगर हम इस सीरीज में सिर्फ पैसे में आंसर निकालते हैं तो इट इज वेरी इजी, रुपीज में कन्वर्ट मत करो। लास्ट में हम रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं ना बेटा, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना है, 100 से आपको जस्ट डिवाइड कर देना है। तो आप देखो यहां पे सबसे पहले हमें क्या लेना है, 1, 2, 4, यही चलेगा, और इसके बीच में क्या लगा दू, प्लस, क्योंकि सम ऑफ द टर्म्स करना है तो हमें प्लस लगा देना है। और कहां तक करना है, 14 टर्म्स तक। बिल्कुल सिंपल है। अब हमें एस एन निकालना है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू अब ए की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, रखो इसमें और आंसर निकालो। ए की वैल्यू रखी 2 की पावर 14,
अब 2 की पावर 14 माइनस 1 ही करना है, बाकी तो 1 रह जाएगा। 2 की पावर 14 निकालो अपने कैलकुलेटर में करो। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, कहां तक ले जाना है, कहां तक ले जाओगे, इक्वल टू कहां तक, कहां तक ले जाएंगे बेटा, ये सब बेसिक्स पहले सीख चुके हो, आंसर तो दो कम से कम। 15 तक, जहां ऊपर 15, मैं देखो एक बार कैलकुलेटर दो मुझे। हाँ तो डिवाइड बाय 100, हाँ -1 कर दो और फिर डिवाइड बाय 100। देखो कैसे निकालते हैं पावर, ये आपका कैलकुलेटर है, 2 मल्टीप्लाई, अच्छा सॉरी, 2 × 2 इक्वल टू, ठीक है, यहां पे आपका क्या लिखा रहा है अभी 3। आपको कहां तक निकालनी है पावर, 14 तक। तो जब यहां पे 15 आ जाए तब रुक जाना, जब यहां पे 15 आ जाए तब रुक जाना, इक्वल टू दबाते जाओ जब तक कि वहां पे क्या नहीं आ जाए, 15 नहीं आ जाए। तो 15 आते ही क्या आया, 16384, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बार बार मल्टीप्लाई 2 से नहीं करना, ठीक है। 16384 -1, तो ये क्या आएगा 16383, पर ये तो पैसे में है, मुझे ऑप्शन मिला है रुपीज में, तो डिवाइड बाय 100, तो 163.83। क्लियर है, आसान था। रुपीज में करने से आप अपनी दुविधा बढ़ा सकते हैं, इसलिए बढ़ानी नहीं है, अपनी सुविधा देखें कि हम रुपीज में बाद में भी कर सकते हैं। तो रुपीज में नहीं करना है, आपको पैसे में ही कर लेना है और लास्ट में रुपीज में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ये दो छोड़ देने अभी, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स भी अभी अनक्लियर है, तो हम बाद में करेंगे। उसके बाद नहीं, अभी मैंने कल की क्लास में नहीं लिया उसको। 17 वाले में क्या करना है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 244 टाइम्स द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। सेम जीपी की बात हो रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पहले 20 टर्म्स का सम जो है वो पहली 10 टर्म्स के सम से कितना है, 244 टाइम्स, उसका 244 टाइम्स है, ठीक है। तो इक्वल करके इक्वेशन बनाई जा सकती है बेटा, S20 इज इक्वल टू 244 इंटू S10, तो वो इक्वेशन बन जाएगी। जो 20 टर्म्स का सम है वो 10 टर्म्स के सम का कितना है, 244 टाइम्स। तो ये बोल रहा है कॉमन रेशियो बताओ कि R की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है लेकिन है बहुत आसान, अगर हम स्टेप बाय स्टेप पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इजीली आंसर आ जाएगा। तो हम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन ने क्या बोला, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द जीपी इज इक्वल टू 244 टाइम्स द सम ऑफ 10 टर्म्स, ये आपको बोला गया है क्वेश्चन में। अब हम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, अब देखो S20 इज इक्वल टू 244 इंटू S10, क्लियर है, यही लिखेंगे तभी तो बराबर आएंगे। ये वाली चीज इससे 244 टाइम्स है तो इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे इक्वेशन की फॉर्म में। अब इनको जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे लिखो। S20 निकालने के लिए क्या करेंगे, अज्यूम क्या कर लेना है, यहां पे R क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1, हम R ग्रेटर देन 1 मान के ही अज्यूम कर लेंगे, ऐसा हमें पता नहीं है ना R की वैल्यू अभी क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यही होगा। अब देखना ये सेम है, कैंसिल, अच्छा सॉरी उसमें ए नहीं लिखा, ए से ए कैंसिल। अब जो 244 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आर की वैल्यूज है या 1 है उससे, आर की पावर 20 -1
इज इक्वल टू 244 आर की पावर 10 माइनस 244. नाउ मेक इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बनाने की कोशिश करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक बन सकता है क्या. अब इन सारी टर्म्स को किधर ले आओ, इधर ले आओ, और जो जो कॉमन चीजें हैं उसको रख लेते हैं. अब देखो आर की पावर 20, कुछ रह नहीं गया ना, 244 ठीक है. हाँ, ऑप्शन पुट करके कैसे, कितने ऑप्शन पुट करोगे, 3. फर्स्ट निकल जाए तो ठीक है, वरना तो हाँ जब भी. ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 243 पहले ही लिख दिया ना, इसको 1 हटा देते, पहले 244 लिख देता हूं. क्लियर नहीं आएगा क्योंकि नहीं 1 रखा है ना. ठीक है, ये 244 आएगा. अब इसको सॉल्व करते हैं. आर की पावर 20 माइनस 244 आर की पावर 10 प्लस 243 इज इक्वल टू 0. इसके फैक्टर देखते बेटा, इसके फैक्टर हो जाएगा 243 और 1, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 243. क्या करेंगे, आर की पावर 20 माइनस 243 आर की पावर 10 माइनस आर की पावर 10 प्लस 243 इज इक्वल टू 0. नाउ लुक एट दिस, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 243 आर की पावर 20, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी वही आ रहा है. इसका मतलब स्प्लिट प्रॉपरली हुआ है, हमने गलत स्प्लिटिंग नहीं की है. अब आगे बढ़ते हैं और कॉमन लेते हैं. यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, आर की पावर 10, तो आर की पावर 10 माइनस 243, और यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, आर की पावर 10 माइनस 243 इज इक्वल टू 0. आर की पावर 10 माइनस 243 और आर की पावर 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. आर की पावर 10 इज इक्वल टू या तो 243 और आर की पावर 10 इज इक्वल टू 1. अब देखो ये 243 और ये आर की पावर 10, सबसे पहले दिमाग लगाओ कि इसको किसकी पावर में कन्वर्ट करूं. 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकते बेटा. 3 की पावर कितना होता है 243, वो देखो, 3 की पावर 5. अब इसको लिख देते हैं, आर की पावर 10 इज इक्वल टू 3 की पावर 5. उस वाले को एक बार के लिए छोड़ दो क्योंकि वो वैल्यू 1 ही आएगी. ठीक है, अब भी ये नहीं आया बराबर. अब मुझे पता है कि 3 की पावर 5 है, तो अंडर रूट 5 की पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. इसको कैसे लिखेंगे, आर की पावर 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 5. इसको करेंगे तो वापस 3 आएगा बेटा, इसको करेंगे तो वापस 3 आ जाएगा. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो क्या हो गया, आर की पावर 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 की पावर 10. तो आर की पावर क्या हो गया, आर की वैल्यू सॉरी क्या आ गई, अंडर रूट 3 आ गई, प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर को जब भी अंडर रूट बनाते हैं तो प्लस माइनस लगता है, तो प्लस माइनस 3 आएगा. तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्लस माइनस अंडर रूट 3. ये आपका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा क्योंकि उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, पहली टर्म स्क्वायर की, दूसरी टर्म एक्स की और तीसरी टर्म नंबर वाला. लेकिन यहां पे आपकी पावर 20 10 इस तरह से थी, बट डोंट वरी, आप उसको भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हो. तो आपको थोड़ा सा उस पर दिमाग बस लगाना है. समझ आ गया, ठीक है. अब करते हैं 18th क्वेश्चन. सम ऑफ द सीरीज, कुछ टर्म्स है सीरीज की जिनका सम कितना है 364. नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है. एस एन का फॉर्मूला लगाना है, एन की वैल्यू निकालनी है. एस एन दे दिया डायरेक्टली कितना 364. एस एन कितना दिया है 364. ए की वैल्यू कितनी है सागर, आर की वैल्यू कितनी है इसमें, इस वाले में आर की वैल्यू बताओ. आर की कॉमन रेशियो, ये तो एस एन है, इसमें आर की वैल्यू बताओ आप. 3.
3 कैसे आया? कोई सी भी दो टर्म्स को क्या करना है? डिवाइड करना है। बाद वाले टर्म को ऊपर रखना है, पहले वाले टर्म को नीचे रखना है। तो फिर हमारा आर की वैल्यू क्या है? 3। तो ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 3, एस एन की वैल्यू कितनी है? 364। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एस एन वाला। एस एन का कौन सा फॉर्मूला? दो थे ना। एस एन का कौन सा फॉर्मूला आएगा? आर ग्रेटर देन 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला? ग्रेटर देन 1 वाला। ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। हाँ, नहीं नहीं, सही है। हुआ सबका? डन बाय एवरीवन? जिसने नहीं किया एक बार देख लो इधर, जिसका नहीं हुआ एक बार देखो। एस एन की वैल्यू दे रखी है 364, ए की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है? 3। तो फॉर्मूला लगेगा एस एन वाला ग्रेटर देन 1 वाला, आर वैल्यू ग्रेटर देन 1। एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1। एक चीज आपको वापस से सजेस्ट करना चाहूंगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अपनी नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो, राइट द फॉर्मूला एवरी टाइम। हर बार फॉर्मूला लिखो। इससे क्या होता है? फॉर्मूला अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो प्रैक्टिस में आ जाता है और गलती के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है, मिनिमम चांसेस रहेंगे, आपसे गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आप अलग से फॉर्मूला लर्न करके जाते हो तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसीलिए जितने भी क्वेश्चन करो फॉर्मूला पहले लिखो, उसके बाद करो। अब यहां पे क्या क्या वैल्यूज गिवन है? ए की वैल्यू है, आर पता है 3 की पावर एन माइनस 1, और यहां क्या आएगा? 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। इधर मल्टीप्लाई होगा 728 इज इक्वल टू 3 की पावर एन माइनस 1। इधर जाके ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो 729 इज इक्वल टू 3 की पावर एन। अब मुझे समझ में आ गया, इसको 3 की पावर में कन्वर्ट करना है। अब मुझे कैसे पता लगेगा ये 3 की पावर कितना होता है? तुक्का लगाएं? नहीं लगाना तुक्का। 729 को डिवाइड बाय 3 करते जाओ। जितनी बार तुम डिवाइड करोगे लास्ट में क्या अचीव करना है? 3। अपने अपने कैलकुलेटर पे, जिनको नहीं आता एक बार करके देखो। 729 डिवाइडेड बाय 3, जितनी टाइम्स में लास्ट में 3 बच जाए उतना ही पावर लिख देनी है। तो 6 टाइम्स करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी? 6। तो यहां पे हो गया 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 3 की पावर n। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 6। समझ आया बेटा? आसान है ना? कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल इन क्वेश्चंस का नहीं है। 2 3 4 क्वेश्चन को छोड़ के नहीं, किसी ने नहीं की। हाँ, द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन वन स्टूडेंट ओनली। जब जब आपने ओके यू हैव डिसाइड, मेरी क्लास में तो हमेशा हाँ, ओके। सो इन अदर क्लासेस यू हैव डिवाइडेड दिस। और कौन ज्वाइन करता है कब? अच्छा। The product of three numbers in GP is 729 and the sum of squares is 819। बोला क्या है? 3 नंबर दिए हैं जीपी में जिनका प्रोडक्ट है 729 और उनके स्क्वायर्स का सम दे रखा है 819। नहीं नहीं, सम ऑफ स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम। लैंग्वेज से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। हाँ, सम ऑफ स्क्वायर्स इज 819, द नंबर्स आर, तो वो नंबर बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? प्रोडक्ट 3 नंबर का कितना? 729, और उनके स्क्वायर्स का सम कितना? 819। अब मेरे को बताएगा कौन की नंबर्स क्या मानूं?
बोलो, तीनों टर्म्स क्या मानेंगे? वही मानना है बेटा, क्योंकि हमें दुविधा बढ़ानी नहीं है, कम करनी है, सुविधा करनी है, तो यही मानना है, वरना तो फिर ए आर और ए आर स्क्वायर लेके करते रहो, पन्ने पे पन्ने भरे जाएंगे, कुछ नहीं निकलेगा। इसीलिए करना वैसे ही है जैसे कि सेट रूल है। हाँ, लॉजिक लगा लिया। टर्म्स, टर्म्स क्या माने हम? एज पर क्वेश्चन प्रोडक्ट क्या दिया? 729। 729 किसका क्यूब होता है? 9 का। अभी भी वापस से रिपीट करूंगा, जब आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लेक्चर के बीच में कई बार नंबर सीरीज में आपको बताया जाता है कि 20 तक के स्क्वायर्स और 10 तक के कम से कम क्यूब्स लर्न होने चाहिए, जिससे कि आपको मेहनत ना करनी पड़े ज्यादा। तो ए का क्यूब इज इक्वल टू 9 का क्यूब, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 9। तो एक नंबर तो मुझे मिल गया 9, मिडिल टर्म मेरा क्या रहेगा? 9 रहेगा। बट व्हाट अबाउट द अदर टर्म्स? उसके लिए मुझे दूसरी वाली चीज को यूज करना है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टर्म कितना दिया हुआ है? 819। उसके लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। स्क्वायर है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 819। नाउ ए की वैल्यू मेरे पास है बेटा, इसको यहां पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना बेटा? तो इसको पुट कर दो वैल्यू को, 81 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ले लो एलसीएम, 81, 81 आर स्क्वायर, 81 आर की पावर 4 इज इक्वल टू 819। इसको ले जाओ उधर तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 81, 81 आर स्क्वायर, आर की पावर 4, 819 आर स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो ये क्या बनेगा? 81 प्लस माइनस, सॉरी, वो वैल्यू आएगी इधर तो सब्ट्रैक्ट होगी माइनस में, तो क्या आएगा? 738। तो 738 आर स्क्वायर प्लस 81 आर की पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा इधर ले गए तो सब्ट्रैक्ट होगा, ये माइनस का टर्म बड़ा है इसलिए साइन किसका आएगा? माइनस का। अब अरेंज कर लो एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 81 आर की पावर 4, 738 आर का स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 0। नाउ स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे, 81 आर की पावर 4 माइनस 729 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर प्लस 81। यू कैन चेक द मल्टीप्लीकेशन, सेम आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को करें, यू विल गेट द सेम आंसर। तो आप इसको करके भी देख सकते हो। अब इनमें से कॉमन लेना स्टार्ट करो, 81 आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस 9, यहां से क्या कॉमन लेंगे? माइनस 9, आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस 9 और 81 आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 81 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। अब चेक करना है कौन से क्या आंसर आएगा। अब हमें बस वैल्यूज पुट करनी है आर की, जो भी हमारी इक्वेशन थी। ए की वैल्यू ऑलरेडी है, ए अपॉन आर निकालेंगे, दोनों रख के कर सकते हो। ऑप्शन से मैच करना, फिर ऑप्शन कौन से आंसर से आ रहा है। नहीं, दो ऑप्शंस हो सकते हैं बट कभी कभी दोनों में से एक ही दिया हुआ रहता है, तो आपको चेक करना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो आप एक बार चेक करो, ऑप्शन से 9, 3 और 27, और फिर 3, 9 और 27।
ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि ए तो मिडल वैल्यू थी 9, तो इसलिए फिर हम इसको ये भी कर सकते हैं। हाँ, लॉजिक से किया तो हो गया, बट कई बार नन ऑफ दीज देख के लॉजिक से नन ऑफ दीज भी लग जाता है, इसलिए हम लॉजिकल की बजाय इलॉजिकल हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं आते ना, तो ऐसे कुछ एक ही आएंगे। द सम ऑफ टर्म्स, इससे आसान और कोई क्वेश्चन नहीं है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। 1+2+4+8 को n टर्म्स तक सॉल्व करना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? Sn का। कौन सा वाला? r ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? ग्रेटर देन 1, क्योंकि r की वैल्यू कितनी है? 2। r की वैल्यू 2 है, लगाओ फॉर्मूला, निकालो आंसर। टू एन नहीं बेटा, 2 की पावर n बोलो। 2n का मतलब ही अलग हो जाता है, वरना ये ऑप्शन लगाऊंगा मैं। हाँ, और 2 की पावर नहीं बोलते एक्चुअल में उसको, अगर आप बोल रहे हो तो ठीक है, हम भी बोलते हैं, लेकिन 2 raised to the power n-1। हम भी नॉर्मली कॉमनली ऐसे ही बोलते 2 की पावर, लेकिन ये ऐसे नहीं बोला जाता। दैट इज 2 raised to the power n-1। इतना स्पेसिफिक कौन ही होता है ऐसे जनरली। हाँ, तो चल तो सभी रहा है ना बेटा मार्केट में, सभी चला ही रहे हैं, हम भी चला ही रहे हैं बचपन से। मैंने भी ऐसे ही बोला है 2 की पावर n-1। नहीं, बच्चों के लिए तो 2 की पावर ही बोलना पड़ता है, वरना रेज बोलेंगे तो बोलेंगे कहां से आए हो। इसलिए नहीं बोलना है इतना ज्यादा, इतना हमें भी नॉलेज है कि क्या चीज कहाँ चलती है और कहाँ नहीं चलती है। रीवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन, मे बी। इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन, सो रीइवैल्यूएशन में पुनर्, नहीं इतना नहीं, इतना। तो मैथ्स में इतना फर्क नहीं पड़ता ना सागर? हाँ, पड़ता है, मैथ्स में पड़ता है फर्क। बेटा देखो, मैं इफ टॉकिंग अबाउट मी, मैं मेरी बात करूं तो मैंने 11th 12th हिंदी मीडियम में ही पढ़ा है बेटा। 11th 12th हिंदी मीडियम में पढ़ा है मैंने। और मैं ये मानता हूं नॉर्मली लोगों का ऑप्शन, लोगों को क्या लगता है, मैं एक रियल फैक्ट बताऊंगा, लोगों को ये लगता है हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने वाले बच्चे के लिए मुश्किलें होती है। मुश्किलें ऐसी कि उसको इंग्लिश नहीं आएगी, उसको समझ नहीं आएगा। बट बेटा, जो इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम पढ़ता है ना, उस बच्चे का सोचो, उसको कुछ नहीं समझ में आता। 4 क्लास क्या, 4 महीने तक कुछ नहीं समझ में आ रहा होता उसको, क्योंकि उसने इतना सारा जो स्टैंडर्ड चीजें, जैसे सागर को बोलो स्क्वायर मतलब क्या होता है बेटा, आपको समझ में आता है ना? रेक्टेंगल मतलब समझ में आता है ना? नहीं नहीं, पर फिर भी एक कॉमनली यूज होने वाले वर्ड है। अब अगर आप स्क्वायर को वर्ग बोलते हो, और वो हमें नहीं पता, और वो वर्ग वर्ग करके वो सारी चीजें समझाए जाएंगे, और आपको लास्ट तक नहीं समझ में आया ये वर्ग का मतलब क्या हुआ, और रेक्टेंगल मतलब आयत, तो ये फिर मुश्किल है। मतलब मेरे लिए हिंदी से इंग्लिश मीडियम में आना इजी है, वो कर सकते हो आप, क्योंकि कॉमनली यूज वर्ड है, सबको समझ में आ जाते हैं, और कोई गाइड भी कर सकता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम कभी नहीं पढ़ा हुआ, जो हिंदी में कभी नहीं पढ़ा हुआ, उसके लिए दिक्कत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया ना, तो पूछा करो। अगर जितना मुझे आता होगा ना हिंदी में कोई कन्वर्ट करनी चीज, तो मैं कर दूंगा। और देखो, ऐसा ये कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, नहीं होता, नहीं होता बेटा, मन में ठान लो ना। तो और एक एक मिसकंसेप्शन,
एक सबसे बड़ी गलतफहमी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये रहती है कि इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत कुछ इंग्लिश आती है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। मैं 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा। नाम का इंग्लिश मीडियम था बेटा। वो बच्चे हमारे वहां पे जो बच्चे थे वो राजस्थानी भाषा में बात कर रहे होते थे, मारवाड़ी। वो बोल रहे होते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस खाली वो सब्जेक्ट कंपलसरी है कि इंग्लिश में ही पढ़ने पड़ेंगे। हाँ बस वो मजबूरी वाली इंग्लिश बोलते बच्चे, शौक वाली नहीं। शौक वाली इंग्लिश नहीं बोलते, वो मजबूरी में बोलनी पड़ती है जब कोई ऐसा टीचर है। मुझे तो होश कब आया इंग्लिश क्या होती है, जब फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन हुआ और इंग्लिश की टीचर आई क्लास में और वो पूरी 1 घंटे तक इंग्लिश में कंटिन्यू बोलती रही, तब समझ में आया इंग्लिश ये होती है। वरना हमारा इंग्लिश का टीचर तो कभी बोला ही नहीं था। तो मुझे लगा अरे ये क्या है, मतलब ये तो कोई न्यूज चैनल चालू हो गया जिसपे कोई आया और बोलता चला गया। तो वो इंग्लिश ये होती है एक्चुअल में। तब जाके समझ में आया। हाँ हाँ, ये यही हमें बोलते थे कि भाई आप लोग तो एकदम से ऐसे, मतलब एक लोअर से भी लोअर क्लास समझते थे हमें कि हर वर्ड को हिंदी में कन्वर्ट करके और फिर समझाते हैं आपको। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी इंग्लिश उतनी आती है जितनी आपको आती है। आपके लिए बल्कि सीखना आसान है, आप कर सकते हो। थोड़ा सा ट्राई करो बस। हाँ, ये आ गया 2 की पावर n-1, आसान था ये। द सम ऑफ इनफाइनाइट, अब आ गया इनफाइनाइट का फॉर्मूला। एक बार रिकॉल करवा देता हूं, फिर ये बहुत आसान है। इनफाइनाइट सीरीज मतलब जिसका कोई एंड नहीं हो। तो एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या था बेटा, ए अपॉन, बस ये ही फॉर्मूला याद रखना है, ए अपॉन 1 - r। तो सीधे सीधे ए आइडेंटिफाई करो, आर आइडेंटिफाई करो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। इसमें r <1 ही है, एक ही फॉर्मूला है r <1। ये देखो क्या है यहां पे, 14 - 2। अब देखो 14 - 2 + 2/7 इस तरह से। मुझे कोई मतलब नहीं आगे के टर्म से, शुरू की 2 टर्म्स देख लो। ए की वैल्यू आ गई 14, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। a = 14, r = निकालने के लिए ये वाली टर्म के अपॉन में ये वाली टर्म, तो -2/14 क्या आएगा, -1/7। अब बाकी आगे की कहानी बहुत आसान है। एस क्या चीज, क्यों नहीं आया बेटा, -2 सेकेंड टर्म थी, फर्स्ट टर्म थी 14, सेकेंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो आ जाएगा ना -1/7। डेसिमल में मत करो क्योंकि क्वेश्चन में आंसर डेसिमल में नहीं दिया हुआ। तो सिंप्लीफाई कर दो ना 2 से। इससे ये भी, अब हर चीज तो कैलकुलेटर से नहीं आ सकती ना बेटा, सारी चीजों में दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो 14 1 - 1/7, 14 1 + 1/7 क्या करेंगे, 7 एलसीएम लेंगे, 8/7, 14 इंटू, तो ये आएगा 49/4, तो ये जाएगा 12 1/4, 12 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, बाकी ये जितनी मैथमेटिक्स है ना, ये बेटा 6 से स्टार्ट हो जाती है, ये 6ठी क्लास से आती है ना। 6th में ही आ जाते हैं ना फ्रैक्शन वगैरह, ये सब इंटीजर ये सब। हाँ ये बात अलग है कि कई लोग पहले से ही मूड बना के रखते हैं कि हमें मैथ्स से पीछा छुड़ाना है, 10th तक के बाद कभी जिंदगी में मैथ्स नहीं लेंगे, ऐसा भी कईयों का मन हो जाता है। तो ये जिसने सोचा होगा उसके लिए थोड़ा झटका है ये कि इस कोर्स में मैथ्स है। बेटा मैंने तो पढ़ाई से छुड़ाने का सोचा था, फिर मैं पढ़ता ही रहा। ऐसे ही होता है सबके साथ। आई वॉज द पर्सन इन माई फैमिली हु सेड कि मैं एक जो डिग्री मैं ले रहा हूं ना, इसके बाद मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं इतना पक चुका था पढ़ते पढ़ते। आई वॉज लाइक कि यार 4 साल में जिंदगी खराब हो गई है। डिग्री डिग्री मतलब लेके मुझे लगता है जिंदगी जीवन दुखी कर लिया है मैंने।
ऐसे मेरे को फीलिंग आने लग गई थी, इतना पढ़ना पड़ता था, तो मुझे लगा बस ये लास्ट है, इसके बाद में कुछ, मैंने डिक्लेरेशन कर दी थी अपने घर में, एंड देन आफ्टर मैं पढ़ता ही गया, पढ़ता ही गया। और फिर मेरे घर वाले कहते अब क्या हुआ, तेरी तो ये लास्ट थी ना। मैंने कहा नहीं, अब मेरा एंड नहीं आएगा शायद, अब तो लाइफ लॉन्ग ये स्टडी कैसे न कैसे, और ये प्रोफेशन देखो बेटा, इसमें भी पढ़ना पड़ता है। तो मतलब ये पढ़ते रहने वाली चीज मेरे साथ जुड़ गई। तो किसी चीज को ऐसे भी कर सकते हो, पीछा छुड़ाने की कोशिश करो, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, वो आपके पीछे आती चलेगी। क्लियर है? हो गया ये? डन? समझ में आ गया? सेम क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स का सम करना है सेम, पर इसमें डेसिमल में वैल्यू आएगी, वो बस डेसिमल में कर देना। फिर उसके बाद अभी अभी ऊपर किया था क्वेश्चन, ऊपर किया था, कौन से का बी बता रहे हो? 23 का? मैं 20, हाँ इसका तो सी आएगा। इसमें एस एन इज इक्वल टू 8191 हो गया। ए की वैल्यू कितनी है? 1, आर की वैल्यू 2, निकाल सकते बेटा, आंसर आ जाएगा 12, आंसर 12 आ जाएगा। इसमें इनकी मिडिल टर्म्स फाइंड करनी है, क्या मानेंगे? ना, मानना ही नहीं है, ये क्वेश्चन हम कर चुके बेटा। पहली टर्म हो गई a इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये कौन सी टर्म मानेंगे? बीच में कितनी बोल रहा है? 4, तो ये 6 टर्म है, तो क्या हो जाएगा? a r की पावर 5 972। इसमें 12 ही आएगा बेटा आंसर। नहीं, सॉल्व करो। बेटा 12 ही आएगा, कंफर्म है। 12 नहीं आएगा, 13 आएगा। हाँ तो फिर 13 आ जाएगा। तो मैंने सॉल्व थोड़ी ना करके दिखाया था, मैंने तो खाली आंसर, मैंने ऐसे, तभी तो। हाँ योगेश ने तो बी बोला था, मैंने ही 12 बोल दिया था। योगेश पे क्यों बिल फाड़ रहे हो भाई, गलती तो मेरी थी। तो ये 13 होगा तो 13 आ जाएगा, बस करके देख लेना। और लास्ट वाला भी, तो ये 24 तक के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर करके देखेंगे। बीच में 2 क्वेश्चन छोड़े हैं और 2 एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है।